एक न्यूली दुल्हन दूल्हा रूम में एंट्री करता है। उसके करीब आता है, गुस्से में अपना सेहरा बेड पर फेंकता है। हाथ लड़की डरी सहमी थोड़ा सी हिम्मत करते हुए बेड पर बैठी हुई है। लड़का उसका हाथ पकड़कर कसकर इतना जोर से कि उसके हाथ में दर्द होता है। वो उसका हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए, तुमसे मैंने बोला था ना कि मुझसे शादी मत करना, अपने घरवालों से मना कर दो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आराम से रह पाओगी? मैं तुम्हारा यहाँ जीना हराम कर दूंगा। लड़की गुस्से में बोली, तुम खुद ही अपने घरवालों से मना कर देते। तुमको खुद ही मुझसे शादी करनी थी ना, इसलिए तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ठीक कहा, लड़का व्यंग से हंसते हुए बोला। उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। मुझे खुद ही मना कर देना चाहिए था, पर तुम्हें पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ये नाटक पसंद है। मुझे ये देखना पसंद है कि तुम कितनी देर तक यहाँ आराम से रह पाती हो। उसने लड़की का हाथ छोड़ा और पीछे हटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो अपनी आवाज़ धीमी और खतरनाक बनाते हुए बोला, यहाँ तुम मेरी मर्जी से सांस लोगी, मेरी मर्जी से चलोगी, और अगर तुमने एक भी बार मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो याद रखना, तुमने खुद ही अपने लिए ये जिंदगी चुनी है। वो कमरे में टहलने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। सोचो मत कि तुम यहाँ रानी बनकर रहोगी। तुम यहाँ सिर्फ मेरी कैदी हो, और एक कैदी का काम होता है अपने जेलर की बात मानना। अब जाओ और अपना चेहरा धो लो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही। लड़की उठी, उसके चेहरे पर दर्द और अपमान का भाव था। उसने एक पल के लिए लड़के की आंखों में देखा, जिसमें कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ नफरत थी, और फिर शांत दृढ़ कदमों से बाथरूम की तरफ चली गई। असल में ये शादी उनको घर वालों ने की थी, बिजनेस प्रॉफिट के लिए, बिना अपने बच्चों की मर्जी जाने। दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या लगा सिमरन? लड़के ने पीछे से आवाज दी जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेट सजाऊंगा? कि ये शादी मेरे लिए कोई मायने रखती है? सिमरन दरवाजे पर रुकी मगर पलटी नहीं। तुमने सही कहा था, लड़के ने जारी रखा। मुझे खुद ही मना कर देना चाहिए था, पर क्या तुम कर पाई थी? उसने पलटकर लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक समझ भी थी। तुम भी तो नहीं कर पाए आदित्य। सिमरन ने अपनी आवाज में उतनी ही ठंडक लाने की कोशिश की जितनी उसकी आवाज में थी। तुम भी अपने पिताजी के बिजनेस प्रॉफिट के सामने झुक गए। तुम भी अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ खड़े हो। तो फिर सिर्फ मेरा जीना हराम क्यों? आदित्य एक पल के लिए रुक गया। सिमरन की बात में कड़वा सच था। दोनों एक ही नाव में थे, जिसे उनके परिवारों ने मुनाफे के समंदर में ढकेल दिया था। फर्क है सिमरन, आदित्य ने तेज आवाज में कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। फर्क ये है कि मैं इसे झेल सकता हूं और तुम नहीं। मैं इस शादी को बिजनेस की तरह देखूंगा, जैसे मेरे पिताजी देखते हैं। और बिजनेस में पार्टनरशिप हो या शादी, कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। सिमरन ने एक लंबी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है आदित्य, उसने अंदर जाते हुए कहा, अगर ये बिजनेस है तो याद रखना, बिजनेस में सिर्फ एक पार्टी को नुकसान हो तो वो डील ज्यादा दिन नहीं चलती। सिमरन ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, लेकिन उसकी आवाज में आई दृढ़ता ने आदित्य को कमरे के बीच में जड़ कर रख दिया। वो जानता था कि सिमरन डरी हुई थी, पर वो ये भी जानता था कि वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आदित्य ने हताशा में अपने बाल खींचे। ये वो पहली रात नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, पर ये वो जिंदगी थी जिसे उसके पिता ने उसके लिए तय किया था। कुछ मिनटों बाद सिमरन बाहर आई। उसने अपना शादी का भारी जोड़ा नहीं बदला था, लेकिन उसका चेहरा धोया हुआ था और उसकी आंखें पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं। वो धीरे से कमरे में रखे सोफे की तरफ बढ़ी और बैठ गई। उसने एक पल के लिए भी आदित्य की तरफ नहीं देखा। क्या तुम जमीन पर सोगी या मैं सोयाऊं? सिमरन ने सीधे सोफे पर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज अब भावहीन थी, जैसे वो किसी सहकर्मी से बात कर रही हो। आदित्य को ये अंदाज पसंद नहीं आया। उसने सोचा था कि वो डर कर कांपेगी या कम से कम दया की भीख मांगेगी। देखो, तुम अपनी हद मत भूलो, आदित्य ने गुस्से से कहा। ये कमरा मेरा है और ये बेड भी। तुम जमीन पर सोगी। सिमरन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें स्थिर थीं। बिना किसी गद्दे या कंबल के? उसने पूछा। बाहर काफी ठंड है, अगर मैं बीमार पड़ गई तो तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दोगे? या क्या तुम ये भी बताओगे कि तुमने मुझे जमीन पर सुलाया? आदित्य का माथा ठनका। सिमरन सही कह रही थी। अगर अगले दिन उसे जरा भी कुछ हुआ तो उसके पिताजी पहला सवाल यही करेंगे कि उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी का ख्याल ठीक से क्यों नहीं रखा गया। उनकी नज़र में सिमरन अब उनकी संपत्ति थी, जिसे संभाल कर रखना था। वो पलटा और गुस्से में अलमारी खोली।
उसने एक पतला सा कंबल और एक तकिया निकाला और लगभग फेंकते हुए सिमरन के पास रख दिया। ज्यादा नाटक मत करो, उसने कड़क आवाज में कहा। और हाँ, कल सुबह में नाश्ते की मेज पर साथ बैठना है, एकदम खुश जोड़े की तरह। ये शादी बाहर वालों के लिए एक सफल साझेदारी दिखनी चाहिए, और अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो मुझे पता है मेरा जीना हराम कर दोगे। सिमरन ने उसकी बात पूरी की और कंबल उठा लिया। वो जमीन पर सोफे के पास आराम से बैठ गई। उसने कंबल को फैलाया और बिना एक और शब्द कहे लेट गई। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो किसी ट्रेन के बर्थ पर सो रही हो, ना कि अपने पति के कमरे की ठंडी जमीन पर। उसकी इस अनदेखी ने आदित्य को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। सुबह की पहली किरणें डाइनिंग रूम को रोशन कर रही थी। मेज पर पूरे परिवार के लिए शानदार नाश्ता लगा था। आदित्य के पिता श्री शर्मा और सिमरन के माता पिता, जो अभी भी उनके साथ ठहरे हुए थे, पहले से ही मौजूद थे। आदित्य और सिमरन एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। सिमरन ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर कल रात की थकान या दुख का कोई निशान नहीं था। उसने एक परफेक्ट हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर सजा रखी थी। आदित्य ने अपने चेहरे पर एक मजबूर पर विश्वसनीय मुस्कान लाई। जैसे ही वे मेज के पास पहुंचे, सिमरन ने झुककर आदित्य की मां के पैर छुए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, सिमरन ने आवाज में मिठास घोलते हुए कहा। जीती रहूं मेरी बच्ची। आदित्य की मां ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, आओ बैठो। आदित्य ने अपनी कुर्सी खींची और सिमरन के लिए भी कुर्सी को थोड़ा बाहर किया। नाटक शुरू हो चुका था। सिमरन और आदित्य मेज पर अगल बगल बैठे थे। श्री शर्मा ने दोनों को देखकर गर्व से सिमरन के पिता की तरफ देखा। मुझे पता था कि ये जोड़ी हमारे बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है, श्री शर्मा ने खुशी से कहा। सिमरन के पिता ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। आदित्य ने सिमरन की तरफ देखा। उसे याद था कि कल रात उसने उसे जमीन पर सुलाया था। उसकी नज़रों में एक क्षणिक शिकन आई, पर सिमरन ने तुरंत उसे एक नकली प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे सब कुछ ठीक हो। अरे सिमरन बेटा, आदित्य की मां ने कहा, तुम्हारी प्लेट तो खाली है। आदित्य अपनी पत्नी के लिए पराठा क्यों नहीं लेते? आदित्य को अजीब सा लगा, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर चिंता का भाव लाया। ओह, मुझे माफ़ करना सिमरन, कल रात की थकान की वजह से शायद थोड़ा खोया हुआ हूँ। आदित्य ने बनावटी स्नेह दिखाते हुए सिमरन की प्लेट में पराठा और सब्जी डाली। उसने जानबूझकर सिमरन का हाथ छूने से भी परहेज किया। सिमरन ने धीरे से आदित्य की तरफ मुंह किया और सबके सामने एक शांत सधी हुई आवाज में बोली, कोई बात नहीं आदित्य, मुझे पता है आप मेरे लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। और हाँ, क्या आप मुझे वो कश्मीरी पुलाव थोड़ा सा देंगे? कल रात आपने कहा था कि आपका पसंदीदा है और मैं भी इसे चखना चाहती हूँ। आदित्य के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसने कब कहा था कि पुलाव उसका पसंदीदा है? सिमरन सबके सामने झूठ का एक जाल बुन रही थी, जिससे ये लग रहा था कि वे दोनों रात भर आपस में बातें कर रहे थे। वो जानती थी कि सिमरन ने ये जानबूझकर किया था, ताकि ये लगे कि वे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। आदित्य ने अंदर ही अंदर दांत पीसे, पर बाहर उसने मुस्कान बनाए रखी। हाँ हाँ ज़रूर डार्लिंग, उसने उसी मीठे जहर वाले अंदाज में जवाब दिया और उसे पुलाव दिया। और आज शाम में तुम्हें अपनी पसंदीदा पुरानी वाइनरी दिखाने ले चलूंगा। मुझे पता है तुम्हें भी ऐसी शांत जगहें पसंद है। सिमरन ने पुलाव लिया और मुस्कुराई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेज़ पर सब खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चों ने उनकी मर्जी को अपना लिया है, लेकिन सिमरन और आदित्य के बीच मेज़ के नीचे एक शांत जंग शुरू हो चुकी थी। सिमरन ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक डरी हुई दुल्हन नहीं, बल्कि एक चतुर खिलाड़ी है, जो अपने पति के अहंकार को सबके सामने नियंत्रित करना जानती है। नाश्ता खत्म होते ही परिवार के बड़े सदस्य बिजनेस मीटिंग के लिए स्टडी रूम में चले गए। सिमरन और आदित्य दोनों को चैन की सांस लेने का मौका मिला। वे तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, आदित्य का सारा बनावटीपन हवा हो गया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और सिमरन की तरफ पलटा। तुमने ये क्या किया सिमरन? उसकी आवाज़ दबी हुई थी, पर उसमें गुस्सा भरा था। कश्मीरी पुलाव, वाइनरी, तुम सबके सामने ऐसा क्यों दिखा रही थी कि हम रात भर बैठकर एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात कर रहे थे? सिमरन ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पूरी शांति से बेड पर रखे तकिए को उठाया, जिसे उसने कल रात जमीन पर इस्तेमाल किया था। मैं वही कर रही थी जो तुमने मुझसे करने को कहा था आदित्य, उसने पलट कर देखा। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और बिजनेस में बाहर वालों को सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कोई मिठास नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम्हें कंट्रोल चाहिए, है ना?
सिमरन ने धीरे धीरे चलते हुए कमरे के ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने गहने उतारने शुरू किए। तो मैंने बस कंट्रोल की बागडोर संभाली। मैंने तुम्हारे लिए नैरेटिव सेट किया। अब जब तुम मुझसे डार्लिंग कह रहे थे तो तुम्हें भी वही बातें माननी पड़ेंगी जो डार्लिंग ने रात भर बैठकर तुम्हारे साथ तय की थीं। आदित्य को लगा जैसे सिमरन ने उसके ही हथियार से उस पर वार कर दिया हो। उसने सबको दिखाया कि वह नियंत्रण में है, पर सिमरन ने उस नियंत्रण को एक बेवकूफ़ी भरी जिम्मेदारी में बदल दिया था। अब वह वाइनरी जाने के लिए मजबूर था ताकि सबके सामने उसका झूठ सच लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदित्य उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सिमरन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जरा भी पीछे नहीं हटी और सीधे उसकी आंखों में देखा। हिम्मत कैसे हुई कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली? उसने शांत मगर मजबूत लहजे में पूछा। सोचो, अगर मैं नाश्ते पर तुम्हारे पिता के सामने कल रात की हकीकत बता देती कि तुमने मुझे जमीन पर एक पतले कंबल के साथ सुलाया था, क्या तब भी वे गर्व से कह पाते कि ये बिजनेस डील परफेक्ट है? नहीं, वे तुम्हें डांटते क्योंकि मैंने दिखाया कि तुम बिजनेस के एक जरूरी हिस्से को संभाल नहीं पाए। आदित्य को पता था कि सिमरन सही कह रही थी। उसके पिता के लिए इस शादी की सफलता बिजनेस डील के लिए महत्वपूर्ण थी, और अगर उन्हें जरा भी लगा कि आदित्य से खराब कर रहा है तो वह उसे नहीं बख्शेंगे। तुम तुम बहुत चालाक हो, आदित्य ने नाराजगी से कहा। और तुम बहुत गुस्सैल, सिमरन ने बेपरवाही से जवाब दिया। तो चलो, दोनों अपनी अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। जब तक हमें इस बिजनेस पार्टनरशिप में रहना है, हम एक दूसरे के मुखौटे बनेंगे। बाहर की दुनिया के लिए हम खुशहाल प्यार करने वाले पति पत्नी, और इस कमरे में हम दो अजनबी जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। तुम्हें कंट्रोल चाहिए तो ले लो, पर यह कंट्रोल सिर्फ इस कमरे के अंदर चलेगा। बाहर मैं वही कहूंगी जो इस शादी को सफल दिखाने के लिए जरूरी होगा। आदित्य गुस्से से पीछे हट गया। वह जानता था कि उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जो उससे कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा समझदार है। जमीन पर सोने वाली लड़की अब बिजनेस के नियमों पर बातचीत कर रही थी। शाम 4 बजे आदित्य और सिमरन एक महंगी शांत वाइनरी पहुंचे। ये जगह शहर की भीड़भाड़ से दूर अंगूर के बागानों के बीच थी, जहां आमतौर पर रोमांटिक कपल्स आया करते थे। आदित्य एक महंगे सूट में था और सिमरन ने गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उस पर बहुत जंच रही थी। दूर से देखने पर वे किसी पत्रिका के कवर पर छपे आदर्श कपल जैसे लग रहे थे। आदित्य ने अपनी काली लग्जरी कार से उतरकर दुनिया को दिखाने के लिए सिमरन के लिए दरवाज़ा खोला और उसका हाथ थामकर धीरे से बाहर निकाला। जैसे ही उसका हाथ सिमरन के हाथ से छूटा, दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुरा ली। उन्होंने वाइनरी के सबसे शांत और खूबसूरत कोने में एक टेबल ली। आसपास के जोड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने वेटर को 2 ग्लास महंगी रेड वाइन लाने का आदेश दिया। जैसे ही वेटर चला गया, सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे सचमुच वाइनरी क्यों ला दिया? तुम्हें पता है मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य ने अपना चेहरा टेबल के ऊपर थोड़ा झुकाया, होठों पर एक तनाव भरी मुस्कान बनाए रखी। तुमने ही तो सबके सामने झूठ बोला था कि मैं तुम्हें ये जगह दिखाना चाहता हूँ, डार्लिंग, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चिढ़ थी। और मैं इस बिजनेस डील को खराब नहीं होने दे सकता। आज शाम हम यहाँ बैठकर वही बातें करेंगे जो एक खुश कपल करता है, पर सिर्फ इसलिए ताकि अगर कोई हमें देखे या सुने तो उसे हमारे नाटक पर यकीन हो जाए। सिमरन ने एक लंबी सांस ली और शांत हो गए। वेटर वाइन लेकर आया। आदित्य ने गिलास उठाया और सिमरन की तरफ देखते हुए एक नकली प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, चीयर्स मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। सिमरन ने भी गिलास उठाया और अपनी आंखों में एक गहरी दुख भरी चमक लाकर जवाब दिया, चीयर्स मेरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उन्होंने वाइन पी। वाइनरी में हल्की रोमांटिक धुन बज रही थी। आदित्य ने अपनी आवाज को हल्का और सुनने लायक बनाते हुए कहा, तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो या क्या तुम अपनी चालाकी पर खुश हो? सिमरन ने पास रखे अंगूर के गुच्छों की तरफ देखा। नाराजगी और खुशी, ये सब बेमानी है। हम यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आए हैं, भावनाएं दिखाने नहीं। अब सुनो, मेरे पिताजी कल तुम्हें फ़ोन करेंगे। वो पार्टनरशिप में निवेश की नई शर्तों पर बात करना चाहते हैं। तुम्हें शांत और उत्साहित दिखना होगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, आदित्य ने रूखेपन से कहा। तभी पास की एक टेबल से एक अधेड़ उम्र की महिला उठकर उनके पास आई। अब माफ करना, मैंने आप दोनों को दूर से देखा, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग हनीमून पर हैं? आदित्य तुरंत अपनी भूमिका में आ गया। उसने सिमरन का हाथ उठाया और प्यार से सहलाया।
हाँ बिल्कुल, आदित्य ने खुशी का नाटक करते हुए कहा। ये मेरी पत्नी सिमरन है। हम एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए थे, इसलिए आज मैंने सोचा कि इसे अपनी पसंदीदा जगह लेकर आऊं। सिमरन ने आदित्य की आंखों में एक संक्षिप्त चेतावनी भरी नजर डाली, पर महिला की तरफ देखकर मीठी मुस्कुराहट लाई। हाँ, और इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। आदित्य की पसंद बहुत अच्छी है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। महिला ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वापस अपनी टेबल पर चली गई। जैसे ही वो गई, आदित्य ने अपना हाथ सिमरन के हाथ से झटके से हटा लिया। देखा, यही करना है। बाहर वालों को यही दिखना चाहिए। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, डार्लिंग। सिमरन ने वाइन का एक घूंट लिया। आप भी कम नहीं थे, डार्लिंग। पर याद रखना, ये नाटक सिर्फ तुम्हारे पिताजी के बिजनेस के लिए है। मेरी उम्मीदें शून्य है और मैं जमीन पर सोने की आदत नहीं डाल सकती। अगली बार बिस्तर पर जगह आधी आधी बटेगी, चाहे तुम गुस्सा हो या नहीं। आदिति ने गुस्से से सिमरन को घूरा। उसे एहसास हो रहा था कि ये शादी उसके लिए हर गुजरते पल के साथ एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वाइनरी से लौटने के बाद रात भर कमरे में तनाव का माहौल बना रहा। आदित्य ने जमीन पर सोने की सिमरन की मांग को सीधे तौर पर ठुकरा दिया था, लेकिन सिमरन ने अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार एक लंबी शांत बहस के बाद आदित्य ने गुस्से में एक दूसरी रजाई निकाली और बिस्तर के ठीक बीचों बीच रख दी। ठीक है, आदित्य ने गुस्से से कहा था, ये तुम्हारी हद है। इस लाइन के पार आने की हिम्मत मत करना। और हाँ, अगर कल सुबह किसी ने भी ये रजाई बीच में देखी तो तुम जिम्मेदार होगी। अगली सुबह जब वे दोनों उठे तो रजाई अभी भी बीच में थी, लेकिन किसी ने भी उसे पार नहीं किया था। नाश्ते के बाद, जैसा कि सिमरन ने भविष्यवाणी की थी, उसके पिता श्री वर्मा ने आदित्य को फोन किया। आदित्य अपने कमरे में अकेला था, फोन स्पीकर पर था। बधाई हो मेरे बेटे, श्री वर्मा की आवाज में व्यापारिक उत्साह था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम और सिमरन दोनों एक दूसरे के साथ इतने सहज हो गए हो। तुम दोनों की केमिस्ट्री देखकर अच्छा लगा। आदित्य ने तुरंत अपने चेहरे पर खुशी और विनम्रता का भाव लाया। शुक्रिया अंकल जी, सिमरन बहुत अच्छी है और मैं उसे और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। देखो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि हम नए जॉइंट वेंचर शर्मा वर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की शर्तों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस साझेदारी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें दोनों बच्चों को एक लीड प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। आदित्य के कान खड़े हो गए। हम चाहते हैं कि तुम और सिमरन मिलकर हमारा हैदराबाद आईटी पार्क प्रोजेक्ट संभालो। तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा, एक ही ऑफिस में। श्री वर्मा ने जोर दिया। आदित्य को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे लगा था कि ये शादी सिर्फ कागजों और दिखावे तक सीमित रहेगी, पर अब उन्हें वास्तव में एक साथ काम करना पड़ेगा। अब अंकल जी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो दोनों को दी जा रही है, श्री वर्मा ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे माता पिता भी सहमत हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। और हाँ, सिमरन को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया है। जैसे ही श्री वर्मा ने ये कहा, कमरे के दरवाजे से सिमरन अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही जानती थी कि क्या होने वाला है। उसने धीमे से सिर हिलाकर संकेत दिया कि वो जानती है। आदित्य ने अंदर ही अंदर दांत पीसे, पर फोन पर उसकी आवाज़ नरम थी। बहुत अच्छा अंकल जी, अगर सिमरन खुश है तो मैं भी पूरी लगन से काम करूंगा। श्री वर्मा ने खुशी से फोन रखा। आदित्य ने फोन रखा और सिमरन की तरफ मुड़ा। तुम जानती थी? आदित्य ने कड़क आवाज में पूछा। हाँ, कल रात जब हम बाइनरी में थे तो पिताजी ने मम्मी जी को फोन करके ये प्लान बताया था। मैंने सुन लिया था और मुझे ये बहुत पसंद आया। उसने आत्मविश्वास से आदित्य की मेज की तरफ कदम बढ़ाया। देखो आदित्य, तुम और मैं दोनों इस शादी से नफरत करते हैं, पर हम दोनों ही अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन मेरे पास एक फायदा है, मैं बिजनेस को तुमसे ज्यादा गंभीरता से लेती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर तुम मेरे बॉस नहीं होगे, हम दोनों बराबर के पार्टनर होंगे। और चूंकि तुम रात को मुझे जमीन पर सुलाकर अपनी नफरत निकालते हो, तो दिन में मैं उस चीज पर पूरा कंट्रोल रखूंगी जो तुम्हारे पिताजी को सबसे ज्यादा प्यारी है, उनका बिजनेस। उसने सीधे आदित्य की आंखों में देखा। अब हम सिर्फ पति पत्नी का नाटक नहीं खेलेंगे आदित्य, हम सहकर्मी भी हैं। अगर तुम रात को मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगे तो सुबह ऑफिस में तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ मुश्किल हो जाएगी। अब तुम्हें फैसला करना है, एक शांतिपूर्ण रात या एक भयानक दिन। सिमरन ने अपनी बात पूरी की और मुंह फेरकर कमरे से बाहर निकल गई।
आदित्य को गुस्से और लाचारी की मिश्रित भावना के साथ अकेला छोड़ गई। अब उनकी जंग बेडरूम से निकलकर बोर्डरूम तक पहुंच गई थी। सिमरन के जाने के बाद आदित्य अपने कमरे में अकेला रह गया। उसका गुस्सा चरम पर था, पर उसके दिमाग में सिमरन की बात गूंज रही थी। एक शांतिपूर्ण रात या एक भयानक दिन। वो जानना था कि सिमरन ने ये शर्त किसी डर से नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रखी थी। अगर उसने रात को सिमरन को प्रताड़ित करना जारी रखा, तो सिमरन ऑफिस में उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। और अगर बिजनेस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी हुई, तो उसके पिता पहले उसे ही कसूरवार ठहराएंगे। आदित्य ने हताशा में कमरे में टहलना शुरू किया। ये लड़की उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। वो डरने की बजाय उसके गुस्से को अपनी ताकत बना रही थी। उसने खुद से कहा, मैं बिजनेस को दांव पर नहीं लगा सकता, कम से कम अभी तो नहीं। आदित्य ने रात को बिस्तर पर बिताई रजाई को देखा, जो अभी भी दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच रही थी। शाम को जब सिमरन कमरे में लौटी तो उसने देखा कि आदित्य शांत बैठा हुआ था। तुमने इस बारे में सोचा? सिमरन ने सीधे पूछा, बिना किसी भूमिका के। आदित्य ने गहरी सांस ली, जैसे कोई कड़वी दवा निगल रहा हो। हाँ, उसने कहा, सोचा। वो उठा और सीधे बिस्तर की तरफ गया। उसने रजाई उठाई, जो अब तक विभाजन रेखा बनी हुई थी, और उसे तह करके अलमारी में रख दिया। तुम्हारी शर्त मंजूर है आदित्य, ने रूखेपन से कहा। मुझे अपने पिताजी के साथ कोई प्रोफेशनल ड्रामा नहीं चाहिए। रात को हम अजनबी रहेंगे, तुम इस बेड पर अपनी जगह ले सकती हो। सिमरन के चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं आया। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। पर एक बात याद रखना सिमरन, आदित्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। यह सिर्फ एक अस्थायी शांति समझौता है। मैं तुम्हारी धमकियों के आगे झुका हूं, तुम्हारी मर्जी के नहीं। और अगर तुमने ऑफिस में जरा भी चाल चलने की कोशिश की। सिमरन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर मैंने ऑफिस में चाल चलने की कोशिश की, तो तुम रात को मुझे फिर से जमीन पर सुला दोगे, मुझे पता है। सिमरन ने तंज किया। पर तुम ये भी जानते हो आदित्य कि अगर मैंने एक बार भी ऑफिस में तुम्हारे काम में गड़बड़ी की, तो तुम्हारे पिताजी पहले ही मुझे डांटने की बजाय तुमसे सवाल करेंगे। तुमने खुद ही ये बिजनेस पार्टनरशिप की डील फाइनल की है। उसने अपने नाइट सूट निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने पलटकर आदित्य को देखा। हम दोनों को यहाँ एक ही चीज चाहिए, शांति। तुम्हें बिजनेस में और मुझे इस कमरे में। जब तक हम दोनों एक दूसरे की शांति भंग नहीं करेंगे, तब तक ये समझौता चलेगा। डील? आदित्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो इस समझौते को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये समझौता सिर्फ बिस्तर के बंटवारे का नहीं था, ये नियंत्रण के बंटवारे का था। डील, उसने भारी मन से जवाब दिया। सिमरन ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बाथरूम में चली गई। आदित्य जानता था कि अब उनकी असली लड़ाई शुरू होगी, नफरत से भरी पर प्रोफेशनली मजबूर सहकर्मियों की जंग। दिन भर की भागदौड़ और वकीलों के साथ तीखी मीटिंग के बाद शाम ढल चुकी थी। ऑफिस में सिमरन ने अपनी कानूनी समझ और तर्क से आदित्य को लगातार प्रभावित और परेशान किया था। आदित्य को ये मानना पड़ा कि सिमरन सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक तेज दिमाग वाली पार्टनर थी। कार में वापस आते समय दोनों थके हुए थे, पर दोनों के मन में तीव्र भावनाएं चल रही थीं। सिमरन खिड़की से बाहर अंधेरे में भागते शहर को देख रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और थकावट का मिश्रण था। राहत, उसे इस बात की गहरी संतुष्टि थी कि उसने आज आदित्य को अपनी असली क्षमता दिखा दी थी। ऑफिस में वो उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके बराबर की प्रतिद्वंद्वी थी। ये एहसास उसे उस अपमान से राहत दे रहा था जो उसने पहली रात महसूस किया था। उसे लग रहा था, कम से कम अब मैं सिर्फ इसकी कैदी नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत भी हूँ। ये एहसास उसे एक गुप्त शक्ति दे रहा था। लेकिन ये नाटक निभाना बहुत थका देने वाला था। पूरे दिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जिसे आप नफरत करते हैं, और फिर रात में उसी बिस्तर को साझा करने के लिए लौटना, ये मानसिक रूप से झकझोरने वाला था। उसके दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था कि वो इस दिखावटीपन को खत्म कर दे और रो पड़े, पर दूसरा हिस्सा उसे याद दिला रहा था, तुम्हें मजबूत रहना है, ये तुम्हारा अस्तित्व है। उसकी आंखों के नीचे हल्की काली स्याही आ गई थी, जो उसके भीतर की जंग को बयां कर रही थी। आदित्य गाड़ी चला रहा था, पर उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी मजबूत थी कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। उसका गुस्सा उबल रहा था, पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। आदित्य सिमरन पर चिल्लाना चाहता था कि उसने पूरे दिन उस पर कैसे हावी होने की कोशिश की। ऑफिस में सिमरन ने उसकी एक भी बात को बिना तर्क के नहीं माना था। आदित्य को लग रहा था कि उसका मेल ईगो चूर चूर हो रहा है। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी बात कैसे काट सकती है? ये सब मेरे पिताजी के बिजनेस के लिए है।
पर ये लड़की तो मुझे ही चुनौती दे रही है। गुस्से और हताशा के बावजूद उसके मन के एक कोने में एक अजीब सी कड़वी प्रशंसा पनप रही थी। सिमरन ने कानूनी पेचीदगियां जिस सटीकता से समझाई थीं, वो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वो अनमने ढंग से सोचने लगा, काश ये लड़की मेरी दुश्मन ना होती तो ये एक शानदार पार्टनर साबित होती। ये अनचाहा सम्मान उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। घर। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने बिना एक दूसरे की तरफ देखे एक दूसरे को अनदेखा कर दिया। सिमरन ने बिना आवाज किए अपने कपड़े बदले और बिस्तर के किनारे बैठ गई। वो इतनी थक चुकी थी कि तुरंत सो जाना चाहती थी। आदित्य ने अपनी टाई खोली और जोर से सोफे पर फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम ऑफिस में बहुत अच्छी थीं। उसकी आवाज रूखी और नियंत्रित थी। ये पहली बार था जब उसने सिमरन की किसी चीज की प्रशंसा की थी। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। शुक्रिया आदित्य, मैं तुम्हें ऑफिस में शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। हमारा लक्ष्य एक ही है, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना। आदित्य ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। हम रात भर इस बात पर लड़ते हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं और दिन भर बिजनेस पार्टनर बनकर काम करते हैं, आदित्य ने व्यंग से कहा। तुम और मैं, हम दोनों ही एक झूठ की गठरी ढो रहे हैं। सिमरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। झूठ नहीं आदित्य, ये हमारी नई वास्तविकता है। तुम्हें रात की शांति चाहिए और मुझे दिन का सम्मान। हमें बस इतना याद रखना है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर अपनी तरफ वाली जगह पर लेट गया। रजाई का बंटवारा अब एक अनकहा नियम बन चुका था। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे। उनके बीच कुछ इंच की दूरी थी, जो मीलों की दूरी से ज्यादा बड़ी थी। वे दोनों जानते थे कि वे एक ही आग में जल रहे थे, पारिवारिक उम्मीदों की आग, और उस आग से बचने का एकमात्र तरीका एक समझौते पर टिके रहना था, जो न तो प्यार था और न ही नफरत, बल्कि एक अजीब कड़वी साझेदारी थी। अगले दिन रविवार था और पूरा परिवार लंच के लिए एक साथ बैठा था। आदित्य और सिमरन दोनों अब अपनी नई ऑफिस पार्टनरशिप की वजह से एक दूसरे के प्रति बाहरी रूप से अधिक सतर्क थे। वे छोटी छोटी बातें करते थे, बिजनेस के बारे में या मौसम के बारे में, जो दिखाती थीं कि वे एक दूसरे को समझते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर वे मीलों दूर थे। आदित्य की मां श्रीमती आरती शर्मा चुपचाप बैठी दोनों को देख रही थी। वे एक संवेदनशील महिला थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि ये शादी बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही खाली थी। आरती ने अपने बेटे और बहू को देखा। आदित्य, जो हमेशा लापरवाह और खुश रहने वाला था, अब तनावग्रस्त और थोड़ा कठोर लग रहा था। सिमरन, जो एक नई दुल्हन की तरह शर्मानी चाहिए थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने भावनाओं के ऊपर एक सख्त कवच पहन लिया हो। उदासी। आरती के दिल में गहरा दुख था। वो जानती थी कि ये शादी प्यार से नहीं हुई है, बल्कि उनके पति के बिजनेस की वजह से हुई है। उन्हें अपने बेटे और बहू पर दया आ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे दोनों अपनी जवानी के सबसे खुशी के पलों को कर्तव्य की बेड़ियों में जी रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है? वे एक दूसरे को छूते नहीं, बस शब्दों से लड़ते हैं, वो मन ही मन सोचती थी। उन्हें उस पुराने जमाने की शादी की याद आई, जहां नफरत भी होती थी तो भी एक जुड़ाव होता था। इस रिश्ते में जुड़ाव की कमी उन्हें सबसे ज्यादा कचोटती थी। वे बहुत चाहती थी कि वे दोनों खुश रहें। एक माँ होने के नाते उनका दिल दुआ कर रहा था कि ये बिजनेस पार्टनरशिप धीरे धीरे प्यार की शुरुआत बन जाए। उन्होंने सिमरन की तारीफ सुन चुकी थी कि वे कितनी बुद्धिमती है और आदित्य के बिजनेस के लिए कितनी अच्छी है। उन्हें उम्मीद थी कि ये बुद्धिमता और आदित्य का वो पुरुष अहंकार कभी तो पिघलेगा और वे एक दूसरे में जीवन साथी को देख पाएंगे, न कि सिर्फ एक पार्टनर को। लंच के दौरान आदित्य ने सिमरन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद है? तुमने कल ऑफिस में कहा था कि तुम्हें मसालेदार खाना पसंद नहीं है। ये सवाल बाहर वालों के लिए एक पति की प्यार भरी फिक्र थी, पर आरती ने नोटिस किया कि आदित्य की आंखें खाली थीं और सिमरन के जवाब में कोई उत्साह नहीं था। हाँ, ये ठीक है आदित्य, सिमरन ने औपचारिक लहजे में जवाब दिया। आरती ने एक लंबी सांस ली और मौका पाकर सिमरन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सिमरन बेटा, आरती ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में माँ की ममता और हल्का सा दर्द था। मैं जानती हूँ तुम दोनों पर बहुत दबाव है, बिजनेस का, परिवार का, पर बेटा, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। शादी एक बिजनेस डील नहीं होती, ये दिल का रिश्ता होता है। सिमरन का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया। इस परिवार में ये पहली बार था जब किसी ने उनके दर्द को समझा था। उसकी आंखों में एक झलकती हुई नमी आई, जिसे उसने तेजी से पलकें झपकाकर छिपा लिया। मम्मी जी, सिमरन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए सम्मानपूर्वक कहा, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा चाहती हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों ही अपने अपने तरीके से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने अपनी माँ को देखा, फिर सिमरन को देखा। वो जानता था कि माँ ने सिमरन के हृदय को छू लिया है, पर वे गुस्से में था कि माँ ने उनके बीच की प्रोफेशनल दूरी को कम करने की कोशिश की। आदित्य ने तुरंत हस्तक्षेप किया। माँ, हम ठीक हैं। सिमरन और मैं इस प्रोजेक्ट पर बहुत व्यस्त हैं। यही हमारा मुख्य ध्यान है। आरती ने अपने बेटे के रूखेपन को महसूस किया। उन्होंने दुख के साथ सिमरन का हाथ छोड़ दिया। उन्हें पता था कि इस दीवार को तोड़ने का समय अभी नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर सिमरन के गाल पर थपथपाया और मन ही मन प्रार्थना की कि ये कड़वी साझेदारी किसी दिन मीठे प्यार में बदल जाए। एक सप्ताह बाद शर्मा वर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी नई जॉइंट वेंचर की सफलता का जश्न मनाने और प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने के लिए एक भव्य बिजनेस पार्टी का आयोजन किया। शहर के सभी बड़े उद्योगपति और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। आदित्य और सिमरन आज अपनी अभिनय क्षमता की अंतिम परीक्षा देने वाले थे। सिमरन ने एक शानदार डीप रेड गाउन पहना था, जो उसकी प्रोफेशनल कठोरता को छिपाकर उसमें एक ग्लैमरस आत्मविश्वास भर रहा था। आदित्य ने भी टक्सीडो पहना था। दोनों जब हॉल में दाखिल हुए तो उनकी जोड़ी चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों के माता-पिता बेहद खुश थे। श्री शर्मा ने पत्रकारों से कहा, ये सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं है, बल्कि दो उत्कृष्ट प्रतिभाओं का मेल है। देखिए, आदित्य और सिमरन कितने प्यार से इस प्रोजेक्ट को एक साथ संभाल रहे हैं। आदित्य ने सिमरन की कमर पर अपना हाथ रखा, ये दिखाने के लिए कि वे नजदीक हैं, पर उसका स्पर्श केवल एक औपचारिक पकड़ थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आदित्य, फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में एक अनमनापन था। सिमरन ने एक झूठी मोहक मुस्कान दी। शुक्रिया, और तुम भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हो। बस याद रखना, ज्यादा हंसना मत। तुम कल लीगल मसले पर जो तनाव दिखा रहे थे वो अभी भी दिखना चाहिए, पर हाँ, मेरे साथ नहीं। आदित्य ने अपनी कमर पर उसकी पकड़ थोड़ी कस दी, लेकिन वो दर्द केवल सिमरन ही महसूस कर सकती थी। ये उसके गुस्से की अभिव्यक्ति थी जो वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकता था। चियर्स! जब वे लोगों से मिल रहे थे तभी आदित्य का एक पुराना दोस्त राहुल उनके पास आया। राहुल आदित्य को जानता था कि वो शादी के खिलाफ था और सिमरन से नाराज रहता था। वाह आदित्य, राहुल ने मजाक में कहा, मुझे तो लगा था कि तुम इस बिजनेस डीलर की बेटी से बात भी नहीं करोगे। तुम तो पूरे रोमांटिक पति बन गए। आदित्य ने तुरंत सिमरन को अपने नजदीक खींचा। राहुल, मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बात मत करो। सिमरन मेरी पार्टनर है, मेरी पत्नी है, और मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। सिमरन ने राहुल की आंखों में देखा और समझ गई कि वो आदित्य को सबके सामने मुश्किल में डालना चाहता था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर थोड़ा सा आदित्य के कंधे पर झुकाया, जो एक प्यार भरी मुद्रा थी, और राहुल से कहा, राहुल जी, मुझे पता है कि आदित्य शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर बिजनेस और शादी दोनों में ही समय और समझदारी लगती है। आदित्य ने मुझे ऑफिस में साबित कर दिया कि वो एक शानदार पार्टनर है, और मुझे यकीन है कि वो घर पर भी मेरा ख्याल रखना जानता है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी, जिसे राहुल तुरंत शांत पड़ गया। सिमरन ने अपनी बात से आदित्य को एक बार फिर सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा लिया था, पर साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि आदित्य को ये याद रहे कि वो उस पर निर्भर है। थोड़ी देर बाद धीमी संगीत बजने लगा और जोड़े डांस फ्लोर पर जाने लगे। आदित्य के पिता ने आंख के इशारे से उसे सिमरन को डांस के लिए ले जाने को कहा। आदित्य ने बिना कुछ कहे औपचारिक रूप से सिमरन को हाथ दिया और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। जैसे ही वे डांस करने लगे, आदित्य ने सिमरन को अपनी बाहों में लिया। ये पहली बार था जब वो इस तरह इतने नजदीक आए थे। आदित्य को सिमरन की महक महसूस हुई, उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसे नफरत थी, पर नजदीकी ने एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये गुस्से से था या किसी और भावना से, वो नहीं समझ पा रहा था। वो मन ही मन लड़ रहा था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, मैं इससे नफरत करता हूँ, पर यह महसूस क्यों हो रहा है कि ये लड़की मेरे लिए अजनबी नहीं है? उसकी हताशा एक अशांत आकर्षण में बदल रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा असहज हो गया। सिमरन का एहसास। सिमरन की आंखें बंद थीं। वो अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। नजदीकी से उसे डर लग रहा था, पर साथ ही उसे आदित्य की बाहों में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। ये वो सुरक्षा थी जो उसे अपने परिवार के दबाव से लड़ते हुए कभी नहीं मिली थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही वो एक दूसरे से नफरत करते हों, पर वे दोनों इस झूठे जंजाल में एक दूसरे के सहभागी थे। उसने फुसफुसाया,
तुम्हें पता है, ये नृत्य, ये हमारी शादी की तरह है। बाहर से लगता है कि हम एक साथ ताल से चल रहे हैं, पर हम दोनों को पता है कि हम सिर्फ गिरने से बचने के लिए एक दूसरे को थामे हुए हैं। आदित्य ने ये सुना, उसका गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह एक असहज चुप्पी छा गई। वो जानता था कि सिमरन ने पूरी सच्चाई बोल दी थी। वो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, नफरत के बावजूद। डांस खत्म हुआ और वे तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए, लेकिन उस पल की नज़दीकी ने दोनों के बीच कुछ तो बदल दिया था। अब उनकी दुश्मनी में एक अनचाही छुपी हुई समझदारी आ गई थी। अगले दिन हैदराबाद प्रोजेक्ट के लिए एक नया मार्केटिंग हेड कबीर ऑफिस में शामिल हुआ। कबीर युवा, आत्मविश्वास से भरा और बेहद मिलनसार था। लंच ब्रेक के बाद सिमरन और कबीर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे थे। कबीर खुले तौर पर सिमरन की प्रोफेशनल बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहा था। सिमरन, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच कमाल की है, कबीर ने हंसते हुए कहा। ये सचमुच एक शानदार आइडिया है। ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती हैं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। वो अपनी प्रोफेशनल तारीफ का आनंद ले रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इसे डिजर्व करती है। आदित्य अपने डेस्क पर बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। सिमरन की मुस्कान जो उसने कभी आदित्य के लिए नहीं दी थी, और कबीर की बेधड़क नज़दीकी आदित्य को असहज कर रही थी। उसे याद था कि सिमरन ने उससे कहा था कि वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेगी, और अब वो किसी और के साथ इतनी सहज थी। आदित्य के दिल में एक तीखी अनजानी भावना उठी। ये सिर्फ अहंकार नहीं था, बल्कि जलन थी। उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि सिमरन किसी और के सामने इतनी खुश और सहज कैसे हो सकती है, जबकि वो उसकी पत्नी है। जब कबीर पानी पीने गया तो आदित्य तुरंत सिमरन के डेस्क की तरफ गया। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। ये क्या चल रहा है सिमरन? आदित्य ने फुसफुसाते हुए पर गुस्से से कहा। क्या चल रहा है आदित्य? हम काम कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड अपनी राय बता रहा है, उसने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। तुम मेरे नहीं बन रही हो। तुम उसे इतनी छूट क्यों दे रही हो? ये तुम्हारा ऑफिस है और वो तुम्हारा सहकर्मी है, न कि तुम्हारा दोस्त। सिमरन खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा आ रहा था। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। ये मेरा ऑफिस है और मैं अपने सहकर्मियों से कैसे बात करूंगी ये मेरी मर्जी है। और हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं, हम अजनबी हैं। जब तुम रात को मुझे अपने पास आने से रोकते हो तो तुम मुझे दिन में किसी और से बात करने से कैसे रोक सकते हो? आदित्य का नियंत्रण टूट गया। उसकी जलन अब तर्कहीन गुस्से में बदल चुकी थी। सिमरन की बात में सच्चाई थी और ये बात उसे और ज्यादा जला रही थी। अजनबी, तुम मेरी पत्नी हो, आदित्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। सिर्फ कागजों पर और सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के लिए, सिमरन ने उसी जोर से जवाब दिया। तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं तुमसे। अब जाओ और अपना काम करो। आदित्य की सारी तर्क शक्ति उस पल खत्म हो गई। सिमरन के हर शब्द ने उसे उकसाया। उसका पुरुष अहंकार, उसकी अनजानी जलन और सिमरन की अस्वीकृति, सब कुछ एक साथ विस्फोट कर गया। बिना सोचे समझे वो सिमरन के और करीब आया। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और अचानक जबरदस्ती उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये कोई प्यार भरा चुंबन नहीं था, बल्कि गुस्से, अधिकार और जलन से भरा एक जबरदस्त हमला था। सिमरन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये इतना अप्रत्याशित था कि वो सांस भी नहीं ले पाई। उसके पूरे शरीर में एक झटका लगा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये कौन है, मेरा पति या मेरा हमलावर? आदित्य ने अपनी आंखें खोली और सिमरन को देखा, जिसे देख वो तुरंत पछतावे और सदमे से भर गया। वो तुरंत पीछे हटा। सिमरन को होश आया। उसकी आंखें नफरत और अपमान से भरी थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत से आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तड़ाक की तेज आवाज ने पूरे केबिन के सन्नाटे को तोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिमरन की आवाज कांप रही थी, पर उसमें आग थी। तुम मुझे छू नहीं सकते, खासकर इस तरह। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। आदित्य ने अपना गाल पकड़ा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, सिर्फ थप्पड़ से नहीं, बल्कि अपमान और गहरे अपराध बोध से। वो सिमरन की आंखों में देख नहीं पा रहा था। वो डर गया था। उसने अपनी शांति, अपना समझौता और अपना नियंत्रण सब कुछ खो दिया था। सिमरन ने एक पल के लिए भी वहां रुकना जरूरी नहीं समझा। उसने अपना बैग उठाया और तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। उसकी आंखें आंसुओं और क्रोध से भरी थी। आदित्य अपने डेस्क पर अकेला खड़ा रह गया। उसके गाल पर दर्द था और उसके दिल में भयानक पछतावा था। उसे महसूस हुआ कि उसने इस अनचाही शादी में बची खुची शांति और सम्मान को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया है। सिमरन ने बिना किसी को कुछ बताए ऑफिस से छुट्टी ली और सीधे घर आ गई।
वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपमान, गुस्सा और सबसे बढ़कर विश्वासघात की भावना उसे अंदर तक चीर रही थी। उसने खुद को समझाया था कि वे अजनबी रहेंगे, कि उनके बीच एक सम्मानजनक दूरी होगी, पर आदित्य ने उस समझौते को तोड़ दिया था। सिमरन ने अपने घुटनों पर सिर रख लिया और उसकी आंखें छलक उठीं। ये आंखें दुख से ज्यादा क्रोध और लाचारी के थे। तुमने मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ? ये विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। उसके लिए केवल एक चुंबन नहीं था, बल्कि अधिकार जमाने की क्रूर कोशिश थी, जिसने उसे फिर से उसी कैदी वाली जगह पर धकेल दिया जहां से उसने संघर्ष करके खुद को निकाला था। वो जानती थी कि वो ये बात किसी को नहीं बता सकती, न परिवार को, न दोस्तों को। इस परफेक्ट बिजनेस मैरिज को बचाने के लिए उसे चुप रहना पड़ेगा। इस जबरदस्ती की चुप्पी ने उसे सबसे ज्यादा अकेला कर दिया था। उसने खुद से कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे यहां से निकलना होगा। वो उठी और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी, शायद कुछ कपड़े पैक करने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य कमरे में दाखिल हुआ और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें थकी हुई थी। गाल पर पड़े थप्पड़ का लाल निशान अभी भी हल्का दिख रहा था, लेकिन अंदर का दर्द कहीं ज्यादा गहरा था। उसने शराब नहीं पी थी, पर वो किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह अस्थिर लग रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और सिमरन को देखा, जो अलमारी के पास खड़ी थी। सिमरन। उसकी आवाज़ धीमी टूटी हुई और अपराध बोध से भरी हुई थी। सिमरन ने अलमारी से हाथ हटा लिया और पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर अब उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ ठोस नफरत थी। बाहर निकलो। सिमरन ने अपनी आवाज़ में उतनी ठंडक लाने की कोशिश की जितनी वो ला सकती थी। मुझे पता है कि मैंने क्या किया, आदित्य ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वो उसके पास नहीं आया, वहीं दरवाजे के पास रुक गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता क्यों किया मैंने ऐसा। ओह, तुम जानते हो क्यों किया। सिमरन ने अपनी आवाज़ उठाई, उसमें तीखा दर्द था। तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई और मुझे सम्मान दे रहा है, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूं जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो छू सकते हो। तुम इस नफरत की शादी में मेरा जीना हराम करने की हर कोशिश करते हो। सिमरन उसके सामने आई, उसकी आंखें सीधे आदित्य की आंखों में गड़ी थी। तुमने वादा किया था कि यह सिर्फ एक दिखावा होगा। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास नहीं आओगे। हमने एक समझौता किया था आदित्य, और तुमने उस समझौते को तोड़ दिया। आदित्य ने अपना सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि सिमरन ने उसे कहाँ मारा है, सीधे उसके आत्मसम्मान पर। मुझे माफ कर दो सिमरन, आदित्य ने सचमुच में पछतावे से कहा। वो सिर्फ गुस्सा था, जलन थी। मैं तुम्हें किसी और से बात करते हुए शांत नहीं रह पाया। ये मूर्खता थी। मैं जानता हूं ये माफी के लायक नहीं है। सिमरन ने ठंडी हंसी हंसी। माफी? तुम क्या सोचते हो तुम्हारा माफी मांगना मुझे सुकून देगा? तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज थप्पड़ क्यों मारा? वो थप्पड़ मेरे सम्मान के लिए था, और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सिमरन वापस अलमारी की तरफ मुड़ी। नहीं सिमरन, रुको, आदित्य चिल्लाया। तुम कहाँ जा रही हो? पिताजी को क्या जवाब दोगी? सिमरन ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अब एक शांत निश्चय था। तुम्हारे पिताजी? सिमरन ने सवाल किया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने पिताजी को बता देना कि तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे अहंकार ने ये रिश्ता तोड़ दिया। तुम बता देना कि तुमने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी का सम्मान नहीं किया। उसने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। आदित्य को एहसास हुआ कि वो सिमरन को खोने वाला है, और इस बार वो बहाना नहीं बना पाएगा। उसके बिजनेस, उसके परिवार और उसके स्वयं के भविष्य के लिए ये एक विनाशकारी क्षण था। आदित्य ने दरवाजे को अपनी पीठ से लगा लिया। प्लीज सिमरन, आदित्य की आवाज़ लगभग भीख मांगने वाली थी। मुझे एक मौका दो। मैं उस रात के लिए और आज के लिए सच में माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करूंगा। हम सिर्फ पार्टनर रहेंगे। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पर प्लीज अभी मत जाओ, कम से कम जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। सिमरन ने कपड़े पैक करना बंद कर दिया। वो जानती थी कि आदित्य सच बोल रहा है, लेकिन ये डर से उपजा सच था, प्यार से नहीं। सिमरन ने कपड़े पैक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां आदित्य सदमे में खड़ा था। हट जाओ, सिमरन ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। आदित्य हिल नहीं पाया। उसने गुस्से और डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली। सिमरन की निश्चयता उसे डरा रही थी, पर उसके दिल में बैठी जलन और अहंकार की भावना अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। तुम कहीं नहीं जा सकती। आदित्य की आवाज दबी हुई पर पत्थर सी कठोर थी। सिमरन ने एक कदम आगे बढ़ाया,
पर आदित्य ने तेजी से आकर दरवाजे को अपनी पीठ से लगा लिया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। ये ड्रामा बंद करो सिमरन। आदित्य ने उसके दोनों बाजू कसकर पकड़े। उसकी पकड़ में कोई नरमी नहीं थी, केवल जोरदार जबरदस्ती थी। सिमरन दर्द से कराह उठी, पर वो पीछे नहीं हटी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मैं जा रही हूं। सिमरन ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। आदित्य ने उसे और कसकर पकड़ा और लगभग फुसफुसाते हुए पर पूरी क्रूरता से कहा, तुम कहीं नहीं जा रही। तुम मेरी हो सिमरन, सिर्फ मेरी। उसने अपना सिर उसके कान के पास झुकाया। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मारोगी, मेरी बेइज्जती करोगी और फिर इतनी आसानी से चली जाओगी? सिमरन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर अपनी आवाज नहीं टूटने दी। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। आदित्य के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आई, जो उसकी आंतरिक उथल-पुथल को दर्शा रही थी। कैदी? हाँ, तुम मेरी कैदी हो। उसने उसकी बाहें छोड़ दीं और उसकी ठुड्डी को जोर से पकड़ा, जिससे सिमरन का चेहरा ऊपर उठा। तुम इस घर में हो, मेरे नाम से, और इस कमरे में मैं तुम्हारा मालिक हूं। आदित्य ने अपना चेहरा उसके और नजदीक लाया। उसकी सांसें सिमरन के चेहरे पर पड़ रही थीं। समझ लो ये बात। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। जब मैं चाहूंगा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। मुझे तुमसे पूछने का कोई हक नहीं है। तुम यहीं रहोगी, जब तक मैं खुद तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, समझी? सिमरन के दिल में डर का एक ठंडा तूफान उठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो उन्हें छिपा नहीं पाई। उसका संघर्ष, उसकी सारी हिम्मत इस नग्न जबरदस्ती के सामने टूट गई। वो जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो आदित्य कुछ भी कर सकता है। वो सिर्फ धीरे से सिर हिला सकी। गुड गर्ल। उसने जबरदस्ती उसकी ठुड्डी छोड़ दी। उसने पीछे हटकर दरवाजा खोल दिया। जाओ, अपना सामान अनपैक करो, और रात को तुम वहीं सोगी जहां मैं कहूंगा। और हाँ, कल सुबह हमें ऑफिस जाना है, एकदम खुश जोड़े की तरह। सिमरन एक मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसका सूटकेस जमीन पर गिर चुका था। वो धीरे धीरे पलटी। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। वो जानती थी कि अब वो सचमुच इस नफरत और जबरदस्ती की शादी में फंस चुकी है। अगली सुबह ऑफिस में अजीब सा तनाव था। कल के थप्पड़ और सिमरन के अचानक चले जाने की खबर दबी जुबान में टीम के सदस्यों के बीच फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि सीनियर मैनेजमेंट के बीच कुछ बड़ा हुआ है। आदित्य और सिमरन अपने केबिन में एक साथ दाखिल हुए। सिमरन ने आज एक सफ़ेद औपचारिक सूट पहना था। उसका चेहरा परफेक्टली मेकअप किया हुआ था, पर उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उनमें रात भर का डर साफ झलक रहा था। उसके होठों पर जो मुस्कान थी वो इतनी कमज़ोर थी कि कभी भी टूट सकती थी। आदित्य भी औपचारिक कपड़े में था, पर उसका चेहरा तनावग्रस्त और गुस्से से भरा था, जिसे वो अब दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाव-भाव में एक अस्वाभाविक अधिकार था, जैसे वो लगातार सिमरन को ये याद दिला रहा हो कि रात को क्या हुआ था। केबिन में पहुंचते ही आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और सिमरन को देखा। याद रखना, उसने फुसफुसाकर पर धमकी भरे अंदाज में कहा, सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए। अगर किसी ने भी सवाल किया। सिमरन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी और अपना लैपटॉप खोल लिया। उसके हाव-भाव में अब विरोध नहीं, बल्कि गहरी ठंडी आज्ञाकारिता थी, जो आदित्य के लिए उसकी खुली लड़ाई से कहीं ज्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद कबीर मीटिंग के लिए फाइल लेकर केबिन में आया। वो सिमरन को देखते ही थोड़ा चौंक गया। सिमरन कल जितनी आत्मविश्वास से भरी हुई और तेज तर्रार लग रही थी, आज उतनी ही शांत और दबी हुई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिमरन, कबीर ने कहा। गुड मॉर्निंग कबीर। आदित्य ने कबीर के साथ हाथ मिलाया। उसकी पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, जैसे वो कबीर को अपनी सीमा बता रहा हो। सिमरन ने केवल सिर हिलाया। उसने कबीर की आंखों में नहीं देखा। सिमरन, क्या आप ठीक हैं? कबीर ने चिंता से पूछा। कल आप बिना बताए चली गई थीं। क्या कोई परेशानी थी? सिमरन ने धीरे से आदित्य की तरफ देखा, जिसने तुरंत अपना ध्यान कागजों पर केंद्रित कर लिया था, पर उसका शरीर तनाव में था। सिमरन को पता था कि उसे झूठ बोलना होगा। उसने कृत्रिम मुस्कान चेहरे पर लाई। हाँ कबीर, मैं ठीक हूँ। कल रात मुझे अचानक माइग्रेन अटैक आ गया था। सिमरन ने अपनी आवाज़ में थकावट मिलाते हुए कहा। आदित्य को बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने जोर दिया कि मैं तुरंत घर जाऊं। आदित्य ने कागजों से ऊपर देखा और सिमरन की बात पर तुरंत सहमति जताई। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी पत्नी के लिए मेरी चिंता सबसे ऊपर है। मैं नहीं चाहता कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सेहत खराब करे। आदित्य ने एक दिखावटी पजेसिव मुस्कान के साथ कहा।
कबीर ने सिमरन और आदित्य को बारी बारी से देखा। कबीर को लगा कि उनका स्पष्टीकरण अविश्वसनीय है। सिमरन की आंखें झूठ बोल रही थीं और आदित्य का प्यार अचानक और बहुत ज्यादा हो गया था। कबीर की आंखों में शक की एक गहरी रेखा आ गई। उसने सोचा, कल जो झगड़ा हुआ उसके बाद ये औरत इतनी दबी हुई क्यों है और आदित्य इतना पजेसिव क्यों लग रहा है। कबीर ने अपनी भावनाओं को दबाया और मीटिंग शुरू की। ठीक है सर, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं सिमरन। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। सिमरन ने पूरे मीटिंग के दौरान मशीन की तरह काम किया। उसने हर सवाल का सटीक जवाब दिया, हर डेटा को सही ढंग से प्रस्तुत किया, पर उसकी आंखों में कोई चमक या रचनात्मकता नहीं थी, केवल खालीपन था। वो सिर्फ एक उत्कृष्ट प्रोफेशनल रोबोट की तरह काम कर रही थी। आदित्य उसे देखता रहा। उसने सिमरन को शारीरिक रूप से तो रोक लिया था, पर उसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। वो जानता था कि अब वो उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक कैदी थी, और उसके अंदर की जलन अब एक भारी अपराध बोध में बदल गई थी, जो दिन ब दिन उसे खा रहा था। कबीर का शक और सिमरन की दमित चुप्पी ने ऑफिस के माहौल को एक तनावपूर्ण रस्सी बना दिया था, जो किसी भी पल टूट सकती थी। आदित्य की जलन अब एक अंधे जुनून में बदल चुकी थी। कबीर ने सिमरन की आंखों में छुपी उदासी और डर को भांप लिया था। वो जानता था कि माइग्रेन अटैक एक बहाना था। एक दोपहर जब आदित्य मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, कबीर जानबूझकर सिमरन की डेस्क पर गया। सिमरन, क्या मैं आपसे कुछ निजी बात कर सकता हूँ? कबीर ने अपनी आवाज धीमी रखी। सिमरन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें तुरंत सतर्क हो गईं। ये ऑफिस है कबीर, केवल काम की बात करें, उसने रूखा जवाब दिया। ये काम की ही बात है, कबीर ने फुसफुसाया। कल कल जो हुआ और आज जैसी आप दिख रही हैं, क्या आप ठीक हैं? क्या आदित्य ने आपको परेशान किया? अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप बता सकती हैं। कबीर की सहानुभूति देखकर सिमरन की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसे पता था कि कबीर को इस मामले में घसीटना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। प्लीज कबीर, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मेरे और आदित्य के बीच के रिश्ते में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है, सिमरन ने कठोरता से कहा। उसने जानबूझकर दूरी बनाई। कबीर समझ गया कि वो डर रही है। उसने केवल सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर अगर कभी भी लगे कि आप फंसी हुई हैं तो मुझे बताइएगा। जैसे ही कबीर बाहर निकला, आदित्य केबिन में दाखिल हुआ। उसने कबीर को सिमरन की डेस्क से दूर जाते हुए देखा। सिमरन की जबरन चुप्पी और कबीर की चिंता भरी निगाहें देखकर आदित्य का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे सिमरन कबीर से मदद की भीख मांग रही थी, और ये एहसास उसके अहंकार को बुरी तरह कुचल रहा था। क्या कह रहा था वो? आदित्य ने सिमरन के पास आकर गुस्से से पूछा। काम की बात, सिमरन ने बिना आंख मिलाए जवाब दिया। झूठ मत बोलो, आदित्य ने उसकी डेस्क पर जोर से हाथ मारा। तुम उसे अपने नजदीक क्यों आने दे रही हो? मैंने कहा था तुम मेरी हो, तुम क्यों चाहती हो कि वो तुम्हें छुए? आदित्य की जलन बेकाबू हो चुकी थी। उसने सिमरन की कुर्सी को घुमाया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिमरन विरोध करने से पहले आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और दूसरा जबरदस्त चुंबन उसके होठों पर कर दिया। ये पहले से ज्यादा क्रूर और अधिकारपूर्ण था। सिमरन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में आतंक था। वो जानती थी कि ये सिर्फ चुंबन नहीं, ये दिखाना था कि वो उसकी संपत्ति है। आदित्य ने आखिरकार उसे छोड़ा। सिमरन हाँफ रही थी। उसकी आंखें गुस्से और अपमान से भरी थी, पर इस बार वो थप्पड़ नहीं मार पाई। डर उसके शरीर पर हावी हो गया था। तुम तुम पागल हो गए हो, सिमरन ने कांपते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे लिए। आदित्य ने अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। तुम मेरी हो और तुम्हें ये याद रखना होगा, ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारी जगह है, और तुम्हारा पति मैं हूं। रात को जब वे घर पहुंचे तो कमरे में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। सिमरन ने जल्दी से अपना नाइट सूट बदला और बिस्तर के सबसे किनारे पर लेट गई, अपनी पीठ आदित्य की तरफ करके। उसका पूरा शरीर तनाव में था। वो जागते हुए ही सुरक्षा की भीख मांग रही थी। आदित्य कमरे में आया। उसने सिमरन को बिस्तर पर इस तरह सिकुड़े हुए देखा। दिन भर की जलन, रात के अंधेरे और जबरदस्ती के अधिकार ने उसे अंधा कर दिया था। वो सिमरन के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सिमरन, उसकी आवाज भारी थी, तुम मेरी
पत्नी हो, तुम मेरे साथ यहाँ हो। सिमरन ने आंखें बंद कर ली। आतंक उसके दिमाग में चिल्ला रहा था। प्लीज, प्लीज आदित्य, हमारे बीच एक समझौता है। समझौता? आदित्य ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हारे कबीर से बात करने के बाद कोई समझौता नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें तुम्हारे पति का हक दूंगा। आदित्य ने सिमरन को जबरदस्ती अपनी तरफ पलटाया और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सिमरन के अंदर का डर अब अंतिम प्रतिरोध में बदल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आदित्य को धक्का दिया। नहीं, नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम्हें मुझसे नफरत है और मुझे तुमसे। ये जबरदस्ती है। सिमरन उठी और बिस्तर से नीचे भाग गई। वो कमरे के कोने में चली गई, अपने आप को बाहों में जकड़कर। आदित्य अपनी जगह पर बैठा रहा, गुस्से और घिनौनी हताशा से भरा हुआ। सिमरन का डर और उसकी चीख उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक बार फिर अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी थी। तुम मुझे उकसा रही हो। आदित्य ने अपनी असफलता को सिमरन पर थोपने की कोशिश की। सिमरन केवल रो रही थी। उसका शरीर डर और निराशा से कांप रहा था। वो जानती थी कि अब ये घर उसके लिए एक जेल बन चुका था और आदित्य उसका क्रूर जेलर। आदित्य ने अपनी माँ और पिता के सामने सिमरन की तरफ मुड़कर एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सिमरन डार्लिंग, क्या तुम आज रात मेरे लिए अपनी पसंद की कॉफ़ी बनाओगी? तुम जानती हो, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीकर मुझे ऑफिस में दुगनी एनर्जी मिलती है। सिमरन ने आदित्य की आंखों में देखा, जहां क्रूरता और शैतानी भरी थी। वो जानती थी कि उसे ये खेल खेलना होगा। जरूर आदित्य, सिमरन ने उतनी ही मिठास से जवाब दिया। पर रात को इतनी कॉफ़ी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए हर्बल टी बना दूंगी। आप जानते हैं, मैं आपकी सेहत का ख्याल रखती हूँ। सिमरन ने उसकी फ्लर्टिंग का जवाब देखभाल से दिया, जिससे आदित्य असहज हो गया। वो उसे परेशान करना चाहता था, पर सिमरन ने उसके ही हथियार से उसे नियंत्रित कर लिया। अगले दिन आदित्य ने जानबूझकर सोफे पर बैठे हुए सिमरन का हाथ पकड़ लिया, जब उसकी माँ पास से गुजर रही थी। सिमरन, तुम्हें पता है कि तुम मेरी लाइफ में कितनी ज़रूरी हो गई हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें केवल सिमरन को परेशान करने का इरादा दिखा रही थी। सिमरन ने तुरंत अपना हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो जानती थी कि इससे शक होगा। मुझे पता है आदित्य, सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम्हारे बिजनेस के लिए मैं कितनी ज़रूरी हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आदित्य को लगा जैसे सिमरन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। वो उसे इमोशनली टॉर्चर करना चाहता था, पर सिमरन हर बार उसे उसकी ज़रूरत याद दिलाकर पलटवार कर रही थी। एक शाम सिमरन ऑफिस से देर से निकली। वो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी कागजात घर ले जा रही थी। आदित्य पहले ही घर जा चुका था, क्योंकि उसने जानबूझकर सिमरन को अकेले काम करने के लिए कहा था, ताकि उसे परेशान किया जा सके। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिमरन अपनी कार की हेडलाइट्स में ध्यान भटकाने वाले ट्रैफिक के बीच से निकल रही थी। एक मोड़ पर एक तेजी से आती हुई ट्रक ने उसकी कार को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदित्य घर पर बैठा हुआ था। सिमरन का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे रात के खाने की मेज पर परेशान कर सके। तभी उसके फोन पर पुलिस का फोन आया। आप मिसेस सिमरन शर्मा के पति बोल रहे हैं? उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें सिटी अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही आदित्य के हाथ से फोन छूट गया। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये डर किसी बिजनेस डील के टूटने का नहीं था, बल्कि कुछ खो देने के भयानक डर का था। वो बिना सोचे समझे अस्पताल की तरफ भागा। गाड़ी चलाते समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर वो चली गई तो। उसने याद किया कि कैसे उसने उसे परेशान किया, कैसे उसके साथ जबरदस्ती की, कैसे उसने उसे हर दिन रुलाया। लेकिन अब इन सारे नफरत के बीच उसे ये एहसास हुआ कि वो हर दिन उसे ऑफिस में देखता था, उसकी बुद्धिमानी देखता था, और उसके साथ होने की आदत पड़ चुकी थी। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी नफरत एक झूठा मुखौटा थी। इन सारी लड़ाइयों और तकरार के बीच वो सिमरन से प्यार करने लगा था। एक ऐसा प्यार जो गुस्से और जुनून से उपजा था, लेकिन अब अस्तित्व का सवाल बन गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में भागते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, सिमरन प्लीज ठीक हो जाओ, प्लीज, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सब आज़ादी दूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। उसने डॉक्टर से पूछा और सिमरन के रूम की तरफ भागा। जैसे ही उसने सिमरन को देखा, वो सदमे में वहीं खड़ा रह गया। सिमरन को गहरी चोटें आई थी और वो बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। आदित्य सिमरन के पास गया
उसके हाथ पकड़े और रोने लगा। सिमरन, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए ये सब कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो। आदित्य को पहली बार नफरत की जगह प्यार का असली दर्द महसूस हुआ। ये दर्द उसके अहंकार से ज्यादा गहरा था। अगले 3 दिन आदित्य ने अस्पताल में सिमरन के कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। उसने अपना सारा काम फ़ोन पर निपटाया। उसके पिता ने जब उसे फ़ोन किया तो उसने साफ कह दिया, मैं सिमरन के पास हूँ, बिजनेस ज़रूरी है पर मेरी पत्नी ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला मौका था जब उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को चुना था। उसका सारा गुस्सा, सारा हंकार अब असीम चिंता और पश्चाताप में बदल गया था। आदित्य ने नर्सों से बात की, दवाओं की टाइमिंग समझी और खुद सिमरन के पास बैठा रहा। उसने उसके चेहरे से पसीना पोंछा, उसके माथे पर पट्टी बदली और उसके बाल सहलाए। ये वो स्पर्श थे जो पहले जबरदस्ती के थे, पर अब सच्चे प्यार और समर्पण से भरे थे। वो पहली बार देख रहा था कि सिमरन कितनी नाजुक हो सकती है। वो अब उसके सामने की प्रतिद्वंदी या पत्नी नहीं थी, वो उसकी जिंदगी थी। हर बार जब सिमरन थोड़ी सी कराहती थी, आदित्य का दिल कस जाता था। वो खुद को कोसता था कि उसी की क्रूरता के कारण सिमरन को देर तक काम करना पड़ा और ये दुर्घटना हुई। वो उसके हाथ को पकड़कर घंटों बैठा रहता था। प्लीज़ सिमरन, वो फुसफुसाता था, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, या अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें दुनिया का सारा प्यार दूंगा, बस मेरी बात सुनो। तीसरे दिन की शाम को सिमरन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र पहले कमरे की सफ़ेद दीवारों पर पड़ी, फिर उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और आदित्य को देखा। वो थका हुआ, दाढ़ी बढ़ाए हुए और आंखों में गहरे दुख के साथ बैठा था। सिमरन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। आदित्य ने तुरंत महसूस किया और चौंक कर ऊपर देखा। जब उसने सिमरन को होश में देखा तो उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय खुशी और साथ ही बेइंतहा डर उतर आया। सिमरन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ खुशी और राहत से भर गई। सिमरन ने बोलने की कोशिश की पर केवल एक हल्की सी आवाज़ निकली। आदित्य ने धीरे से उसके माथे को छुआ। उसका स्पर्श अब कोमल और कांपता हुआ था। मत बोलो, तुम आराम करो, आदित्य ने कहा और उसकी आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू बह निकले। सिमरन ने कभी आदित्य को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वो ये घमंडी गुस्सैल आदित्य नहीं था जिसे वो जानती थी। ये एक टूटा हुआ सच्चा इंसान था। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे और सिमरन के हाथ को अपने होंठों से लगाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सिमरन, आदित्य ने सच्चाई के साथ पूरी ईमानदारी से कहा। मुझे ये एहसास तब हुआ जब पता चला कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया होता। मेरी सारी ज़बरदस्ती, मेरा सारा गुस्सा, वो सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण तरीका था तुम्हें अपने पास रखने का। पर अब मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दूंगा और प्यार भी। सिमरन ने केवल एक बार पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, केवल गहरा आश्चर्य था। आदित्य का समर्पण और उसकी आंखों में दिखा सच्चा पछतावा उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और आदित्य के हाथ को छूने की कोशिश की। आदित्य ने तुरंत उसका इशारा समझा और अपना सिर धीरे से सिमरन के हाथ पर रख दिया। तुम सिर्फ ठीक हो जाओ सिमरन, बस तुम मेरे साथ रहो, आदित्य ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें वापस जीतूंगा, इस बार प्यार से। सिमरन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आदित्य की दुनिया ठहर सी गई थी। हालांकि अंदर से वो गहरे पश्चाताप और नए जन्मे प्यार की आग में जल रहा था। उसने ये तय किया कि वो अपने एहसास को मौन समर्पण के आवरण में छिपाएगा। वो जानता था कि सिमरन को उसका जबरदस्ती वाला प्यार नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए था। अगले 3 दिन आदित्य अस्पताल में ही रहा, पर उसने न तो अपने आंसू बहाए और न ही अपने प्यार का इजहार किया। उसका समर्पण अब उसकी एक्स्ट्रा केयर में दिख रहा था, किसी पेशेवर नर्स की तरह। वो सुबह सबसे पहले उठकर नर्सों से बात करता था, सिमरन की दवाइयों का समय सुनिश्चित करता था। जब नर्सें सिमरन को स्पंज बाथ देती थीं तो वो बाहर चला जाता था, लेकिन हर बार उसके माथे पर ताज़ा पट्टी वो खुद बदलता था। उसका हाथ शांत और स्थिर था, उसमें पहले वाला गुस्सा या ज़बरदस्ती नहीं थी, केवल सतर्कता थी। जब सिमरन के लिए तरल आहार आता तो वो चम्मच से धीरे धीरे सावधानी से उसे खिलाता था। इस दौरान वो सिमरन की आंखों में नहीं देखता था, बल्कि उसके होठों और खाने पर ध्यान केंद्रित रखता था, जैसे कि ये एक ज़रूरी कर्तव्य हो। वो सिमरन के पास बैठा रहता था, अपना लैपटॉप खोलकर काम करता था, पर हर 2 मिनट में उसका ध्यान सिमरन की सांसों की तरफ जाता था। ये डर उसके सीने में लगातार धड़क रहा था,
पर उसने अपने चेहरे पर भावहीनता का मास्क पहन रखा था। तीसरे दिन शाम को सिमरन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी पहली नज़र आदित्य पर पड़ी, जो पास ही की कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में सो रहा था। उसका सर उसके हाथ पर टिका था। सिमरन ने हल्के से करहा कर आवाज निकाली। आदित्य तुरंत जागा। उसकी आंखें तुरंत सतर्क हो गई। उसने सिमरन को देखा, जो होश में थी। उसके चेहरे पर जो राहत आई वो इतनी तीव्र थी कि एक पल के लिए उसका शांत कवच टूट गया। तुम ठीक हो? आदित्य ने धीमी, लगभग फुसफुसाहट में पूछा। उसकी आवाज में बेकाबू चिंता थी। सिमरन केवल एक पलक झपका सकी। आदित्य तुरंत उठा और नर्स को बुलाने गया। जब वो वापस आया तो उसने केवल सिमरन के माथे पर हाथ रखा ताकि उसका तापमान चेक कर सके। उसका स्पर्श अब अत्यधिक कोमल था। तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी है, आदित्य ने नर्स के निर्देशों को दोहराया। हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे। सिमरन ने देखा कि आदित्य ने अपना प्यार जाहिर नहीं किया। कोई आई लव यू नहीं, कोई भीख नहीं, केवल देखभाल और जिम्मेदारी। लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई पीड़ा सिमरन को साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि ये नया आदित्य है, जो अब अपने प्यार को सेवा में बदल रहा है। सिमरन ने अपना हाथ हल्के से उठाया और आदित्य के हाथ को छूने की कोशिश की, जो अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। वो जानना चाहती थी कि ये बदलाव सच्चा है या नहीं। आदित्य ने उसका स्पर्श महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इस छूने को महसूस कर रहा हो। उसने अपना सर धीरे से झुकाया और सिमरन के हाथ पर अपना माथा रखा, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। उसके इस मौन समर्पण ने सिमरन को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया, क्या नफरत के बीच सचमुच प्यार पनप सकता है? अगले दिन सुबह सिमरन के माता-पिता श्री और श्रीमती वर्मा अस्पताल पहुंचे। श्री शर्मा, आदित्य के पिता, ने उन्हें तुरंत खबर दे दी थी। सिमरन को होश में देखकर श्री और श्रीमती वर्मा राहत से भर गए थे, पर उनका गुस्सा आदित्य पर था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि आदित्य सिमरन के बिस्तर के पास बैठा था। उसके लिए जूस का गिलास पकड़े हुए था। श्रीमती वर्मा ने तुरंत आदित्य की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की आदित्य? उनकी आवाज में तीखी नफरत थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। श्री वर्मा ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिमरन का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम क्या सोचते हो, हम तुम्हें यूं ही छोड़ देते? आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर वही शांत भावहीन मुखौटा पहन रखा था जो उसने पिछले 2 दिनों से लगा रखा था। माफ करना अंकल जी, आंटी जी, आदित्य ने धीरे सधे हुए लहजे में कहा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। सिमरन की दुर्घटना मेरी लापरवाही के कारण हुई है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सिमरन बिस्तर पर लेटी हुई सब देख रही थी। आदित्य का ये नियंत्रित व्यवहार उसे और भी ज्यादा शक से भर रहा था। वे जानती थी कि आदित्य कितना गुस्सैल और अभिमानी है। उसकी आंखों में कोई भी सच्चा पश्चाताप नहीं दिख रहा था, केवल व्यावहारिकता थी। ये तो सिर्फ अभिनय है, सिमरन मन ही मन सोचने लगी। ये फिर से वही नाटक कर रहा है। इसे डर है कि अगर मैं चली गई तो इसके पिताजी इसे बर्बाद कर देंगे, या इसे डर है कि मेरे माता पिता इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सारा दिखावा केवल अपनी छवि बचाने और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बचाने के लिए है। ये मेरी देखभाल कर रहा है क्योंकि ये अभी भी मुझे अपनी संपत्ति मानता है। इसने मुझसे कहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकती। ये देखभाल नहीं, ये निगरानी है। सिमरन को याद आया कि आदित्य कितना क्रूरता से उसके साथ पेश आया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि केवल 3 दिनों में वो आदमी इतना बदल सकता है। उसके लिए ये एक उत्कृष्ट अभिनय था जो वो अपने माता पिता के सामने और अब सिमरन के माता पिता के सामने भी कर रहा था, ताकि कोई उस पर जबरदस्ती का आरोप न लगाए। श्री वर्मा ने आदित्य से कहा, हमें तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए। हम सिमरन को आज ही अपने साथ घर ले जा रहे हैं। हमें ये शादी और ये बिजनेस पार्टनरशिप सब खत्म करना है। आदित्य ने तुरंत पर विनम्रता से विरोध किया। अंकल जी, प्लीज, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, पर अभी सिमरन को यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। और जहाँ तक देखभाल की बात है, आदित्य ने सिमरन के माता पिता के सामने अपनी आंखों में एक झूठी दृढ़ता लाई। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छे पति की तरह उसकी पूरी देखभाल करूंगा। मैं उसके लिए घर पर एक नर्स रखूंगा। आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, पर प्लीज सिमरन की सेहत पर भरोसा कीजिए। सिमरन ने देखा कि आदित्य ने कितनी चतुराई से अपनी जिम्मेदारी को देखभाल में बदल दिया। उसने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया कि अगर वो उसे ले गए तो सिमरन की सेहत खराब हो जाएगी। श्री वर्मा कुछ देर शांत रहे।
उन्हें आदित्य की बातों पर गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें लगा कि सिमरन को अभी आराम की जरूरत है। ठीक है आदित्य, श्री वर्मा ने आखिरकार कहा, हम सिमरन को यहाँ छोड़ रहे हैं, पर अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। जैसे ही सिमरन के माता पिता कमरे से बाहर गए, सिमरन ने अपनी आंखें खोली और आदित्य को घूर कर देखा। बहुत अच्छा अभिनय, सिमरन ने कमजोर आवाज में फुसफुसाया। तुम तो महान अभिनेता बन गए हो। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। सिमरन की आंखों में शक साफ था। उसका सच्चा प्यार और पश्चाताप सिमरन के लिए केवल एक चालाकी भरी चाल थी। सिमरन, ये अभिनय नहीं है, आदित्य ने धीरे से कहा। चुप रहो, सिमरन ने अपनी आवाज में उतनी ही ताकत भरी जितनी वो ला सकती थी। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये ना तो प्यार है ना ही देखभाल, ये तुम्हारा डर है, और ये नाटक अब बंद करो। सिमरन ने अपनी पीठ फेर ली। उसके लिए आदित्य का प्यार अभी भी अविश्वास के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन करें। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।